जो अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, सब पर यही हेडलाइन जा रही है। और मैं उसको थोड़ा सा पढ़कर बता दूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बूस्ट्स मॉनिटरिंग ऑफ पॉसिबल ईरान बैक्ड सेल्स इन यूएस एज ट्रंप वेज स्ट्राइक। सोर्स बेस्ड है, लेकिन इसमें डिटेल्स जो आ रही है सीबीएस न्यूज पर, एज प्रेसिडेंट ट्रंप इज कॉन्टेम्पलेटिंग पोटेंशियल यूएस स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, law enforcement officials have stepped up surveillance of Iran-backed operatives in the United States, multiple sources have told CBS News. FBI Director Kash Patel has increased efforts to monitor possible domestic sleeper cells linked to Hezbollah, a US-designated foreign terrorist organization backed by Iran, since Israel's Operation Rising Lion offensive began earlier this month. Both the White House and FBI have declined to comment, यानी कि व्हाइट हाउस और FBI दोनों ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है, लेकिन सीबीएस न्यूज पर ये खबरें आ रही हैं। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ, इसको कितना गंभीरता से लेंगे ट्रंप और क्या कर सकते हैं? क्या सर मुड़ाते ओले पड़े जो बोला जाता है, या ट्रंप ने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए खड़ी कर ली है? जी इसमें सीधा सीधा ये स्पष्ट हो गया है कि आपने जो दूसरा कहा ना कि आ बैल मार वाली स्थिति ट्रंप ने अपने लिए कर ली है। अब जो आपने कहा, इसके अलावा अमेरिका में एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी करके होता है, उसकी अभी अभी एक बुलेटिन जारी हुई है, नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी बुलेटिन। वो बुलेटिन ये कहती है कि दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों के ऊपर अब खतरा बढ़ गया है। मतलब दुनिया भर में जितने अमेरिकी नागरिक हैं, सबको वो बुलेटिन बता रहा है कि आपके ऊपर खतरा बढ़ गया है। हमको ध्यान में रखना है कि ट्रंप और अमेरिका अलग अलग हैं। ट्रंप ईरान पर हमला करना ट्रंप की मजबूरी थी, पर अमेरिका जानता है कि ऐसा हमला जब किया जाता है तो उसके कारण, उसके रिजल्ट में, उसके उत्तर में, उसका परिणाम ये भी संभव है कि खाड़ी के नागरिकों में अमेरिका पर गुस्सा बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि खाड़ी देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो देश अलग अलग हों, लेकिन उनकी सभ्यता एक है। आप चाहे इजिप्ट के देखिए, या सऊदी अरब का देखिए, या इराक का देखिए, या जॉर्डन का देखिए, या यमन का देखिए, तो हमें पता है कि खाड़ी देशों की एक अरब सभ्यता है। तो अमेरिका के लोग ये जानते हैं, पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि ऐसा हमला करना खाड़ी देश के नागरिकों में अमेरिका के ऊपर गुस्सा बढ़ाएगा। और अमेरिका में 35 लाख खाड़ी के देश के लोग रहते हैं, और जैसे कि पाशा साहब ने कहा, अमेरिका में तो आप हथियार सड़क पे चलते हुए किसी कपड़े की दुकान से और चाय बिस्किट की तरह आप कहीं से भी हथियार खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अमेरिका में ये जो 35 लाख खाड़ी देशों के नागरिक रहते हैं, और ईरान क्योंकि इस पूरे हमले को संस्कृतियों का टकराव मान रहा है और वो इसको लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी किए हुए है, तो उसके सैकड़ों स्लीपर सेल्स अमेरिका में हो सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। स्लीपर सेल मतलब क्या? स्लीपर सेल मतलब कई सालों तक वो शांत रहते हैं, किसी एक समाज के अंग बन जाते हैं, वो समाज में वो काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम। जैसे समाज में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, वैसे स्लीपर सेल के लोग समाज में रच बस जाते हैं, समाज के साथ एक रूप हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम के वो अंग बन जाते हैं, और अचानक कभी संकेत जैसे ही मिलता है तो वो रूप अपना बदल लेते हैं और वो हमला कर देते हैं। उदाहरण के लिए अभी तक पहलगाम में, जो हिंदुस्तान में पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, आज तक वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है, हम सबको पता है। तो ये अब हो ये गया है कि ट्रंप साहब के लिए तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत रहेगी और वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेंगे। लेकिन अमेरिका में जो सामान्य नागरिक है, इसीलिए ट्रंप साहब जब चुनाव जीत रहे थे तो वो बार बार जो ये कह रहे थे कि मैं अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं झोंकूंगा क्योंकि युद्ध से बहुत हानि होती है, वो कारण इसीलिए था कि 1990 के आसपास से, जब से अमेरिका खाड़ी के देशों में, पहले इराक में और उसके बाद अफगानिस्तान में, जैसे ही खाड़ी के विषयों में शामिल होना शुरू हुआ, अमेरिका के ऊपर आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। और जब आतंकवादी घटनाएं बढ़ती है तो अमेरिका के नागरिकों के अंदर एक डर का माहौल पैदा होता है, एक पैनिक का माहौल पैदा होता है, और ये 30-40 साल तक पैनिक का माहौल रहा अमेरिका में। हमें पता है 9/11 का हमला भी हुआ, सिर्फ पैनिक नहीं है, असली हमला भी हुआ है, और उसके कारण हमला होता है तो पैनिक बढ़ जाता है। तो पूरा का पूरा अमेरिका में 1 से 2 पीढ़ियों तक, 2 जनरेशन हमेशा आतंकवाद के साये में जिंदा रहे। उनको ये लगने लगा कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका फालतू में दूसरे जगह पर जाके अपनी
अपनी राजनीति को फंसा रहा है। हम अगर उससे बाहर आ जाएंगे तो कम से कम दुनिया के कोई लोग हमसे क्या कहते हैं, दुश्मनी नहीं पालेंगे। और ट्रंप साहब ने इस चीज को ठीक से समझ के इसी को अपने प्रचार का, अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया कि अमेरिका इसके बाद से युद्ध में नहीं, कहीं कहीं तीसरे देश में वो नहीं फंसेगा। अब लेकिन ये कहने के बावजूद वो फंस चुके हैं। ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया है, और हमको पता है ईरान इस चीज को केवल एक हमले के रूप में, एक किसी एक ये क्या कहते हैं, अमेरिका नाम का देश आके हमला किया, वो ये नहीं कह रहा है। वो इसको कह रहा है जियोनिस्ट लॉबी है, जियोनिस्ट आइडियोलॉजी है। ईरान इसको आइडियोलॉजिकल वार में ले जा रहा है। तो कोई भी चीज जब आइडियोलॉजिकल वार में चली जाती है तब फिर वो कई पीढ़ियों तक चलती है। उसमें नुकसान भी होता है तो उसको झेल लिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसने कितने हमले किए, उसमें ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा हमले झेल सकता है। तो ईरान कह रहा है कि मैं कितना भी तुम हमला करो मैं झेलते चला जाऊंगा। तो इसका मतलब वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और ट्रंप साहब भले इस चीज को नहीं जान रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स इस चीज को समझ रहे हैं कि ऐसा करने से खाड़ी देश की सभ्यता के जो 35 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनके मन में ये आना स्वाभाविक है कि अमेरिका फालतू में अनावश्यक रूप से 10,000 किलोमीटर दूर जाके ईरान जैसे देश के ऊपर एक दूसरी, ये देश का लड़ाई नहीं है, ये सभ्यताओं का टकराव में परिवर्तित हो रहा है। ईरान इसको सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। और इसके कारण अमेरिका को पता है, इससे पहले भी वो इराक और अफगानिस्तान में जब भी फंसा था तो उसके कारण उसके यहाँ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थी, और इस बार फिर से वो फंसा है। उसको ये डर है, अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को, उनके नीति निर्धारकों को, कि आने वाले समय में, क्योंकि 35 लाख लोग क्या कहते हैं, मध्य पूर्व के लोग अमेरिका में रहते हैं, हो सकता है वहां पे स्लीपर सेल है। इसके अलावा क्योंकि दुनिया भर के जो जितने भी मध्य पूर्व के लोग रहते हैं, चाहे वो सऊदी अरब का एक नागरिक हो या कतर का एक नागरिक हो, उसको भी लगने लगेगा कि अमेरिका नाहक हमारे देश में हमारी संस्कृति पर हमला कर रहा है। तो इसीलिए भी यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये कह दिया कि अमेरिकी नागरिकों पर दुनिया भर में अब खतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने एक मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये होने से पहले भी हम शायद पब्लिक इंडिया पर यही कह रहे थे कि ऐसा करना अमेरिका के लिए, ट्रंप साहब के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना जैसा है। उन्होंने वो पत्थर मार दिया है। अब ईरान इसका जवाब क्या देता है, इस पर निर्भर करता है कि ईरान इसको कितनी शिद्दत से जवाब देता है। जैसे इन्होंने, पाशा साहब ने कहा, ईरान के सामने एक विकल्प है कि हॉर्मुज की खाड़ी को वो रोक दे। वहां की जो पार्लियामेंट है ईरान की, जिसे मजलिस कहा जाता है, उसने कल प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि हॉर्मुज के खाड़ी में जो आवागमन है तेल का, उसको ईरान रोक सकता है। लेकिन उसका अंतिम निर्णय उन्होंने अपनी सेना को दिया है। सेना ने अभी तक वो काम शुरू नहीं किया है। अभी ये कार्यक्रम जैसे चल रहा है, 1 घंटा पहले तक हॉर्मुज की खाड़ी में जहाज आ जा रहे थे, लेकिन ईरान के पास एक बहुत ही जबरदस्त, हॉर्मुज की खाड़ी में आवागमन को रोकने के लिए उसे कोई सैनिक काम नहीं करना है, उसको कोई पनडुब्बी या जहाज से लाके उसको या माइनिंग बिछा के रोकना नहीं है। 17 जून को ईरान ने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, और खाड़ी के देश में क्या कहते हैं, जो जहाज आते जाते हैं उनके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, उनका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, जैसे हम गूगल फोन यूज करते हैं, कहीं जाना आना होता है तो गूगल मैप चला लेते हैं, गूगल मैप चलाते हैं तो हमारा लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब हमारा हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ठीक हो जाता है। तो हॉर्मुज की खाड़ी इतनी संकरी है, वो एक चोक पॉइंट है। आप ये समझ सकते हैं कि बोतल बहुत बड़ा है लेकिन उसका मुहाना अगर बहुत छोटा है, नीचे बोतल बहुत बड़ी है, तो वो हॉर्मुज की खाड़ी जो है, जिसमें जो शिपिंग लाइन्स है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ी है। 2 किलोमीटर एक संकरी चौड़ी गली के अंदर से, मान लीजिए आपको दुनिया का 1/4 तेल आना जाना है, बड़े बड़े सुपर टैंकर आने जाने हैं, तो उनका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सही होना चाहिए, तभी बगल बगल से गुजर जाएंगे और टकराएंगे नहीं। ईरान ने 17 जून को इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया था, और जिसके कारण 2 टैंकर, एडेलिन और फ्रंट ईगल, ये 2 अलग अलग टैंकर थे। ये दोनों टैंकर गल्फ ऑफ ओमान में एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि दोनों को अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम गलत कर दिया। तो और ये टकरा गए, तो ये 17 जून की बात है, मतलब हाल फिलहाल पिछले 8-10 दिन के अंदर की बात है। तो इस तरह का काम ईरान कर सकता है और ऐसा करेगा, तो स्वाभाविक है कि पूरे दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी। आज जैसे हमें पता है 4 से 10% के बीच में कच्चे तेल की कीमत कल से आज तक बढ़ चुकी है।
तो ये कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, और सिर्फ कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की बात नहीं है, अगर तेल का आवागमन ही रुक गया तो वो महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन मिलना ही अगर बंद हो गया, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 200 साल में मानव का पूरे पूरे दुनिया में जितने भी हम लोग मानव रहते हैं, हमारा जो विकास हुआ है, जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, जो आर्थिक प्रगति हुई है, वो पूरी की पूरी केवल और केवल कृत्रिम ऊर्जा के कारण हुई है। कृत्रिम ऊर्जा के कारण ही हमारे घर में रात में बिजली चलती है, कृत्रिम ऊर्जा के कारण ही हमारे घर में स्कूटर चलता है, कृत्रिम ऊर्जा के कारण ही दुनिया में हवाई जहाज चलते हैं, कृत्रिम ऊर्जा के चलते ही आपके हमारे मोबाइल फोन चलते हैं। ये कृत्रिम ऊर्जा अगर नहीं रहे तो पूरे दुनिया का विकास अचानक ठप हो जाएगा। इसमें महंगा और सस्ता बात, महंगा और सस्ता की नहीं है, बात है कि चीज ही नहीं मिलेगी तो विकास कैसे होगा।